नमस्कार दोस्तों, एआई मोशन के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हमेशा लार्जर देन लाइफ जीना चाहा। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास समुंदर की लहरों पर तैरने के लिए आलीशान यॉट थे, आसमान नापने के लिए खुद का बोइंग जेट था और जमीन पर दुनिया की सबसे महंगी कारों का पूरा काफिला। आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिनके किंग बनने और फिर एक मुजरिम कहलाने तक की पूरी दास्तां हम आज डिकोड करने वाले हैं। अब इस नाटकीय बदलाव को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ वो इंसान है जिसने अपनी शर्तों पर एक राजा की तरह जिंदगी जी, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई ये है कि वही इंसान लंदन की गलियों में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। सिर पर 9,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज और 140 करोड़ भारतीयों का गुस्सा। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनकी विरासत से और देखते हैं कि कैसे एक 28 साल का लड़का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता के एक बेहद रईस परिवार में विजय माल्या का जन्म हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बहुत ही सख्त और अनुशासित बिजनेसमैन थे। 1983 में जब उनके पिता का अचानक निधन हुआ, तब विजय सिर्फ 28 साल के थे। उन्हें बचपन से ही महंगी चीजों का बड़ा शौक था। उस वक्त पूरे बिजनेस जगत को लगा कि ये प्ले बॉय लड़का इतने बड़े यूनाइटेड ब्रूअरीज साम्राज्य को तो पक्का डुबो देगा। लेकिन माल्या ने सबको चौंका दिया। उन्होंने शराब के बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि किंगफिशर देखते ही देखते भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। और उनका ये साम्राज्य सिर्फ शराब तक ही नहीं रुका। उन्होंने 60 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ हर तरफ अपने पैर पसारे। यूनाइटेड स्पिरिट्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी बन गई और यूनाइटेड ब्रूअरीज भारत की नंबर 1 बियर कंपनी। इसके अलावा उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना किंगफिशर एयरलाइंस शुरू किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। आईपीएल की सबसे ग्लैमरस टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और करोड़ों की लागत वाली फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम भी इसी साम्राज्य का हिस्सा थी। इसके साथ ही फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट में भी उनका बड़ा कारोबार था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां ग्लैमर ने बिजनेस के गणित को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। साल 2005 की बात है। माल्या ने अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े ही शानदार तरीके से लॉन्च किया। वो चाहते थे कि भारत में लोग फर्स्ट क्लास का अनुभव करें। एयर होस्टेस का सिलेक्शन वो खुद करते थे, और तो और फ्लाइट में खाने का मेन्यू भी वो खुद ही तय करते थे। लेकिन 2008 में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। घाटे में चल रही एयर डेक्कन को खरीद लिया। एक तरफ तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ ये घाटे का सौदा। नतीजा ये हुआ कि 2012 आते आते एयरलाइन पूरी तरह से बंद हो गई और हजारों कर्मचारियों की सैलरी डूब गई। अब सवाल ये उठता है कि इस डूबते हुए जहाज को चलाए रखने के लिए इतना सारा पैसा आ कहां से रहा था? चलिए इस वित्तीय जाल को समझते हैं। माल्या ने बाजार में अपनी साख और अपने रसूख का पूरा फायदा उठाया और 17 सरकारी और प्राइवेट बैंकों को अपने जाल में फंसा लिया। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1600 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा कर्जदाता था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बैंकों ने करोड़ों रुपए माल्या को थमा दिए। 9,000 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये भारी भरकम कर्ज उस वक्त लिया जा रहा था जब एयरलाइन पहले से ही खून के आंसू रो रही थी और बुरी तरह से घाटे में थी। जांच एजेंसियों ने जो निष्पक्ष रिपोर्ट पेश की है, वो तस्वीर का एक और ही पहलू दिखाती है। आरोप है कि बैंकों को पैसा लौटाने के बजाय इन फंड्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों में अपनी संपत्तियां बढ़ाने के लिए किया गया। अपनी आईपीएल और फॉर्मूला 1 टीमों में तो पैसा पानी की तरह बहाया गया, और इसके बिल्कुल उलट उनकी अपनी एयरलाइन के कर्मचारी महीनों से बिना सैलरी के सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर थे। इन सब के बीच दबाव इतना बढ़ा कि एक ऐसी रात आई जिसने सबको चौंका दिया। बात है 2 मार्च 2016 की। उस रात भारत सरकार और बैंकों का दबाव अपने चरम पर था। माल्या को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अब जेल जाना लगभग तय है।
इसलिए उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का फायदा उठाया। दिलचस्प बात यह है कि सीक्रेट फ्लाइट के लिए उन्होंने अपने साथ पूरे 300 किलो का भारी भरकम सामान पैक किया था। इससे पहले कि भारत में किसी को भनक भी लगती कि वो देश छोड़ चुके हैं, वो चुपचाप लंदन के पास स्थित अपने आलीशान बंगले लेडी वॉक में सुरक्षित पहुंच चुके थे। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? आइए लंदन में चल रही इस कानूनी लड़ाई और इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। लंदन की अदालतों में सालों से केस खिंचता चला आ रहा है और कानूनी दांवपेच लगातार जारी हैं। आज स्थिति ये है कि 9,000 करोड़ का वो कर्ज अब ब्याज जुड़ने के बाद 12,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। उनकी भारतीय संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, नीलामियां हो रही हैं। हालांकि माल्या का दावा है कि वो बैंकों का मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। वो उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे देखना चाहती है। विजय माल्या की ये पूरी कहानी इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि कामयाबी के नशे में अगर आप कानून और नैतिकता को भूल जाएं, तो पतन बिल्कुल निश्चित है। बिना एथिक्स के खड़ा किया गया साम्राज्य अंततः ताश के पत्तों की तरह बिखर ही जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या भारत सरकार कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स को वापस देश ला पाएगी, या फिर वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी यूं ही लंदन में गुजार देंगे? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। उम्मीद है एआई मोशन का ये विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।